वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी। तो दोस्तों आज का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है क्लिक स्टडी। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राचीन इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मतलब आपके बहुविकल्पीय टाइप होंगे, जिसमें मैंने हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि उसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हालांकि मैं इसमें आपको बताते रहूँगा कि इसका आंसर कौन सा आंसर सही है, बट बताने से पहले आपको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा वहाँ पे और खुद गेस करिएगा कि आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्वेश्चन आपको मैंने 50 लिया, इसके बारे में आपको पहले बता दूँ कहाँ से हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और आने वाले आगामी एग्जामों यानी परीक्षाओं में आने वाले हैं, जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, पुलिस, यूपी पुलिस, आपका यूपी पीसीएस, ओके, या जितने भी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं हैं स्टेट लेवल की है, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है बेस्ड है आपका प्राचीन इतिहास पे यानी एंशियंट हिस्ट्री पे। तो टोटल हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको इससे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे आने वाले नए वीडियो के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में आया था। तो फ्रेंड्स चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, आप बताइए इसके बारे में फ्रेंड्स। तो इसका सही सही उत्तर क्या होना चाहिए, आप गेस करें इसका। हालांकि ये पहला ही क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ कि इसका कौन सा सही होना चाहिए, आप बताइए इसका। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आपका आंसर नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा, ऑप्शन क्या है, ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतलम और कुमार संभवम। इन चारों में से आपसे कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होना चाहिए हमारा, बताएं आप। तो फ्रेंड्स इसमें चारों आंसर से आपका आंसर सही होना चाहिए हमारा सी, अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। तो नवरत्न, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। तो उसमें से 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध कौन था, आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, बहार, मिहिर। तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा था, बताएं आप। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, कालिदास। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया, इसका आंसर बताइए आप। पहला ऑप्शन है, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, या धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, या उपरोक्त, या चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताएं क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप उसको विक्रमादित्य कहा गया था। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। ठीक है, तो धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन, विदिशा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि उज्जैन शासकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य कहा गया था चंद्रगुप्त को। ओके, तो अगला क्वेश्चन भी है कि इसमें विद्या, कला केंद्र, साहित्यिक केंद्र किसको माना जाता है। तो चारों में से कौन सही होना चाहिए हमारा ऑप्शन बताएं। तो हमारा आंसर सही होगा हमारा उज्जैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया। पहला ऑप्शन है गुजरात समुद्री तट तक, दूसरा है गुजरात, तीसरा है बंगाल की खाड़ी, चौथा है गोवा। तो बताएं इसमें कौन सही होगा। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी समुद्री तट तक। ओके, अगला देखते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी
तो इलाहाबाद को जो स्तंभ लेख बनाया गया है उसमें हरिशेन जो शासक थे किसकी प्रशंसा की थी, किस राजा की? तो चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, समुद्रगुप्त की या अशोक की? ओके, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें होगा आपका समुद्रगुप्त की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो अभी पिछला क्वेश्चन था आपका इलाहाबाद का स्तंभ पर किसका किया गया था? समुद्रगुप्त का। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इलाहाबाद का आसानी से लगा सकते हैं, इलाहाबाद का स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख के पढ़ने से हमें पता चल जाएगा समुद्रगुप्त के काल का इतिहास। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें हमारा? श्रीगुप्त, घटोत्कच, रामगुप्त, चंद्रगुप्त। तो हमारा क्या होगा? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश को, ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मौर्य वंश को, गुप्त काल को, वर्धन काल को या कुषाण वंश को? तो बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए सही? तो इसका होगा गुप्त काल को। नेक्स्ट, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? ओके, तो गुप्त संवत की स्थापना किसने की? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या घटोत्कच ने? तो कौन सा सही होना चाहिए हमारा इसमें से, बताएं आप? तो हमारा ऐसा सही होना चाहिए इसमें से आपका श्रीगुप्त ने। ओके, श्रीगुप्त ने। नहीं, ये गलत है, श्रीगुप्त नहीं होगा आपका, माफ करिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम होगा ये आंसर। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को, ओके फ्रेंड्स, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए? कौशल देश, अंग, अवंती या फिर वैशाली? तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा? अवंती। नेक्स्ट देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस, डेरियस प्रथम, आग्रमी, जेरेक्स? कौन सा था इसमें से, बताएं आप? तो इसमें से था आपका साइरस। ओके, क्या था इसमें? साइरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? मोहनजोदाड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मोहनजोदाड़ो से। 15वां क्वेश्चन है, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो शाक्य राजवंश का एक महान शासक थे, राजकुमार थे, जिन्होंने महावीर धर्म की स्थापना, जिन्होंने एक महान धर्म की स्थापना की। शाक्य वंश के किस राजकुमार ने? तो ये आपने सभी ने जाना होगा, सभी लोग जानते होंगे, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए थे, जो कि शाक्य वंश के थे। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है हमारा, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 623 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। ये आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं शुरू से, तो ये सब स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको मिलते हैं पढ़ने को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का क्या कारण माना जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण, या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आंसर होगा वो चौथा वाला होगा, जो उपयुक्त सभी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अभी, कालीबंगा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, कालीबंगा आपका हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या फिर पंजाब में है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हमारा चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा इसमें से? तो हमारा होगा राजस्थान, यानी कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है।
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? पहला ऑप्शन है पशु और मानव बलि पर, बी है शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, सी है मातृ देवी की पूजा पर, और डी है प्राकृतिक पूजा पर। तो अधिकतर वो मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है, तो वो आपका आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे किसके? लोहे के, पत्थर के, तांबा, टीन और कांस्य के, या फिर लोहे और कांस्य के। देखिए 4 ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता की बात करते तो उन लोग को लोहे का ज्ञान नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता वालों को, तो इन्हें भी नहीं था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा आपका सी, क्योंकि उन्हें तांबा, टीन और कांस्य के अभी खुदाई होती है तो मिलते हैं उनके औजार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तो अशोक के पुत्रों में से सिर्फ एक ही पुत्र है जिसको उसने अपने अभिलेखों में चर्चा किया है। वो कौन से पुत्र का नाम है? बताइए कौन सा पुत्र है? तो उसका नाम क्या होना चाहिए? महेंद्र, तीवर, जालौक या कुणाल? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी, तीवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? तो जैन ग्रंथ जो थे उनकी रचना किस लिपि में हुई थी? 4 ऑप्शन है, प्राकृतिक लिपि में, पाली लिपि में, खरोष्टी लिपि में, या फिर देवनागरी लिपि में। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? तो इसका आंसर होगा हमारा प्राकृत लिपि में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वैदिक काल के लोगों ने धातु का प्रयोग किया, उसमें कौन सा पहला धातु था? तो वैदिक काल के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो धातु यूज किया था, प्रयोग किया था, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है बी, सी, डी। तो तांबा, सोना, चांदी या फिर लोहा। ओके फ्रेंड, तो बताइए। देखिए हम लोग प्राचीन इतिहास में जब भी पढ़ेंगे तो हमें तांबा का उल्लेख हर जगह मिलता है कि तांबा को उन्होंने सबसे पहले यूज किया था। ओके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका तांबा हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तांबा, ध्यान दीजिएगा इसको आप। ओके, नेक्स्ट, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? बताएं ये किसमें उल्लेखित है? और 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है ऋग्वेद, बी है छांदोग्य उपनिषद, सी है कठोर उपनिषद, डी है ऐतरेय ब्राह्मण। तो बताएं इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें आंसर सही होगा आपका ऋग्वेद संहिता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था का आधुनिक नाम क्या है? इसका आंसर आप बताइए, इनका आधुनिक नाम क्या है? ब्यास, रावी, सतलज या फिर घग्गर? बताइए क्या नाम है इसका? तो इसका नाम आपका होगा रावी। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? रावी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त सामग्री थी तथा धातु खंड पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु किसका ज्ञान नहीं था? स्वर्ण का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, चांदी का ज्ञान नहीं था, फिर तांबे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तो उनमें सामग्री पता चला सबसे पहले उन्हें तांबे का ज्ञान था, लेकिन उनको स्वर्ण का ज्ञान था, चांदी का भी ज्ञान था, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबंध लोग, यानी सिंधु सभ्यता के लोग कैसे थे? वैष्णव थे, शैव थे, नास्तिक थे या प्राकृतिक पूजक थे? तो वो लोग कौन थे? तो वो लोग थे आपके शैव थे। ओके, मोहनजोदाड़ो के खनन कार्य से अगला क्वेश्चन नंबर 28 ये चल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदाड़ो के खनन कार्य से पता चलता है कि वहां एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वस्त हुए।
इन नगरों की संख्या क्या है। मतलब एक के ऊपर एक नगर बने हुए थे, ठीक है, और उसी कारण वो ध्वस्त हो गए ज़मीन के अंदर। तो उसमें उन नगरों की संख्या कितनी थी, इसका आप नंबर बताएं कितनी थी संख्या। पहला है 7 बताई जाती है, दूसरा 8, 5 और 3। इसमें से कितने थे आप बताएं ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 थे उसमें। ओके, तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल क्लिक स्टडी पे पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के MCQ। आप अगर चैनल वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर ना भूलें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। सही बात है, जिसका पता मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद पता चला। यह स्थान कहाँ पर है, बताएं यह स्थान कहाँ पर है। देखिए मोहनजोदाड़ो या सिंधु सभ्यता का जो है कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बहुत ही बड़ा फैला हुआ है। आपका कुछ हिस्सा शायद चाइना में भी गया हुआ है। देन अब उसके बारे में बताइए कि जो पूछा मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद पता चला जो हड़प्पा का, उसका कुछ हिस्सा कहाँ पे है। तो ये पूछ रहा है कहाँ पे है, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के समीप है, दूसरा है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तीसरा है राजस्थान के पूर्वी भाग में है, या चौथा पाकिस्तान के मानटोंगरी जिले में है। तो ये कहाँ पर है आपका आंसर नंबर कौन सही होगा, हमारा डी होगा, पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको कमेंट करें कि आपको कैसा लगा। आपका कमेंट ही हमें प्रेरित करता है, और आपका लाइक और कमेंट हमें प्रेरित करता है कि हम वीडियो और अच्छे से वीडियो आपको बना कर दें जिससे आपको फ़ायदा मिले। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पंजाब, सिंध, कश्मीर तथा उत्तरी। और देखिए इसमें मैं आपको पूरा नहीं पढ़ने वाला, आप ध्यान से स्क्रीन पर देख रहे होंगे कौन कौन से ऑप्शन है। तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा डी, पंजाब, सिंध, कठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के 2 आप तक। ओके, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मोहनजोदाड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। ध्यान से पढ़िएगा, मोहनजोदाड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और श्री राखल दास बनर्जी ने सन कब लगाया, दोनों लोगों ने मिल करके। सन बताइए, 1925 में, 1912 में, 1920 में, या फिर 1921 में। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आप बताएं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा आंसर नंबर सी, 1920 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य कब से शुरू हुआ, कब किया गया। ओके, तो ऑप्शन है सन 1920 में, 1922, 1925 या फिर 1930 में। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होगा चारों में ऑप्शन में से, बताइए। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। अब सिंपल सी बात है, मोहनजोदाड़ो जो है कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी है, बंगला है कि पंजाबी है कि सिंधी है, क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको पढ़े होंगे जब मोहनजोदाड़ो के बारे में आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा आराम से, ये आपका सिंधी शब्द है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है आपका मुर्दों का टीला। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोहनजोदाड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला। कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता ईसा से है। कितने ईसा पूर्व से है भाई, तो ऑप्शन है करीब 3000, करीब 2000, कभी 1500, या फिर पहले की ही नहीं है ये। ओके, मतलब चौथा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताएं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा करीब 3000 वर्ष पुरानी है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, या बोले तो मोहनजोदाड़ो सभ्यता हमारी 3000 साल पुरानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सिंपल सी बात है, बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है बोध गया, पाटलिपुत्र, राहगीर, लुम्बिनी। कहाँ हुई थी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये बताएं आप इसको। ये हो जाएगा आपका बोध गया। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 37 चल रहा है ये, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था,
तो महावीर ने दिया था, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या फिर गुरु नानक ने। अब बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। ओके, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38 है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के बने हुए हैं। अब बताएं इसका क्या होना चाहिए। जो अजंता की गुफाओं में चित्र बने हुए हैं वो किस काल के बने हुए हैं। तो मौर्य वंश के बने हुए हैं, गुप्त वंश के बने हुए हैं, या कुषाण वंश के बने हुए हैं, या फिर वर्धन वंश के बने हुए हैं। बताएं आप इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका गुप्त वंश का बना हुआ है सब। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तकालीन आर्थिक दशा के प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। गुप्त काल के समय में आर्थिक दशा जो होती थी, आर्थिक दशा उस समय बदली जाती होती थी, किस तरह क्या चलेगा, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे कर लेना है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी। 4 ऑप्शन है। पहला है उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन देना, बी समुद्र और सड़कों द्वारा व्यापार, सी व्यापारिक नियमों की स्थापना, एंड डी शिल्पियों की श्रेणियों की स्थापना। तो आप इसका सही उत्तर बता सकते हैं, आंसर कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से। तो इसमें से सही विकल्प होगा फ्रेंड्स ए, उद्योग धंधों व कृषि को बढ़ावा देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी। आप आंसर देखें, इसका आंसर क्या होगा इसका। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी। 4 ऑप्शन है, नागभट्ट ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या फिर मिहिर भोज ने। इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा आंसर ए, नागभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कुल इस सीरीज में आज की इस वीडियो में मैंने कुल 50 क्वेश्चन लिए हैं और हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आशा है कि आपने अच्छा से पढ़ लिया होगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को था। मतलब किस युग में दशमलव का खोज हुआ था। बताएं इसका, कुषाण युग में, गुप्त युग में, मौर्य युग में या फिर वर्तमान युग में। किस युग में हुआ था। इसका सही आंसर होगा गुप्त युग में। देखिए फ्रेंड, गुप्त युग को हम लोग बोलते हैं स्वर्ण काल भी बोलते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था। गुप्त बौद्ध शिक्षा का, तो अयोध्या, नासिक, नालंदा, उज्जैन। तो इन चारों में सिंपल सी बात है, हमारा क्या आ जाएगा, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है और अभी पिछले साल शायद 17-18 में स्टार्ट हुआ है, ये दोबारा से खोला गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान किस शताब्दी में हुआ। ओके, तो क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, संहिताकरण गुप्त काल के दौरान किस शताब्दी में हुआ। ओके, 4वीं शताब्दी, 3री शताब्दी, 5वीं शताब्दी या फिर 6वीं शताब्दी। बताएं आप इसका आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 4वीं शताब्दी। ओके, यानी गुप्त काल हम बोल सकते हैं कि गुप्त काल के समय 4वीं शताब्दी चल रही थी। ओके, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग कौन सा था। बताएं आप इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हम गुप्त काल जो था स्वर्ण काल कहा जाता था उसको, तो ये प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को कहा गया है स्वर्ण काल। तो आसान सिंपल सी बात है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग क्या था। तो आराम से बिना देखे आप यहाँ कर सकते हैं गुप्त काल यानी गुप्त युग। ओके, और क्वेश्चन नंबर 45 है। अब बस 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन सा था। तो इसका आंसर क्या होगा, वाग्भट, पतंजलि, बहार मिहिर, पाणिनि। क्या होगा बताएं आप इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका वाग्भट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। तो इन चारों ऑप्शन में से गुप्त काल में सबसे नाम किसका फेमस था खगोल शास्त्र में। बताएं आप इसका आंसर। बहार मिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या पतंजलि। तो 46 को क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर आप बताएं। तो इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा
सी आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कौन सा राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? पहला ऑप्शन है मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी शुक। आप बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा गुप्त वंश। ये बहुत ही विचलित हो गए थे हुड़ों के आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको क्या बोलते थे हम लोग? कौड़ी, दिनार, निष्क या फिर पड़, क्या बोलते थे? अब बताएं इसको आंसर। तो इसको बोलते थे फ्रेंड्स दिनार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो ये आपका किस काल में पूछा जाए, सिंपली बता सकते हैं गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोलों में, या इनमें से किसी में भी नहीं था। आप सोच के बताएं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में, यानी गुप्त काल में पुरुष और स्त्री की संख्या बराबर थी। ओके, और सबसे अंतिम क्वेश्चन हमारा है आज के इस वीडियो का, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? तो इसका आंसर बताइए आप क्या हो सकता है, क्या होगा? ऑप्शन है हेनशांग, फायान, मेगास्थनीज या उपरोक्त में से कोई नहीं है। बताएं आप इसका आंसर। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए फ्रेंड इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हेनशांग ने। ओके, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो।